ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी पहले, ठीक है कोई नहीं यार। अभी बताओ आवाज आ रही है इन द चैट बॉक्स? अभी ऑडिबल विजिबल हूं मैं? ब्लैक स्क्रीन, हाँ वो थोड़ा सा आई गेस स्टार्टिंग में कुछ ग्लिच आ रहा था। अभी आवाज आ रही है ऑडिबल विजिबल? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। ऑडिबल विजिबल, ऑडिबल विजिबल, अभी आवाज आ रही है? हाय एवरीवन। अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या यार? ऐसा मत कहो यार, ऐसा मत कहो। अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है बेटा? अभी भी ब्लैक स्क्रीन है? अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ फिर। ठीक है रुको, मैं चेक करवा लेती हूँ। आई गेस मेरी आवाज आ रही है बट ब्लैक स्क्रीन है। हेलो अशोक भैया, शायद ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अब दिख रही हूँ? अच्छा अच्छा ठीक है। ओके ओके ऑल राइट, आई गेस अभी मैं विजिबल हूँ, है ना? अभी मैं विजिबल हूँ, परफेक्ट। चलो भाई, ऑल राइट अब तो दिख रही हूँ यार, अब तो दिख रही हूँ। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? बड़े दिनों के बाद कल मैंने बिना तुम्हें बताई छुट्टी ले ली यार। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? देखो अब जो होना था वो तो हो गया, है ना? मैंने क्यों छुट्टी ली है तुम्हें पता है? मैं तुम्हें बताने से भी शर्मा रही हूँ, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। मैंने अभी 11th वाले बच्चों को बताई थी इस क्लास के पहले, तो पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके बाद तुम मुझे बहुत ही गलत समझोगे। एक अच्छा इंसान, मैं तुम्हारी नजरों से गिर सकती हूँ, तो मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैंने किसी को नहीं बताया। ये बात ऑफिस में भी किसी को नहीं पता है, ये बात किसी को भी नहीं पता है, ठीक है? तो मैं नहीं बता सकती मैंने कल क्यों छुट्टी ली है, या कह लो मुझे क्यों कल छुट्टी लेनी पड़ गई, ठीक है? तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 4, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस चैप्टर। हमने स्टार्ट किया था, हमने 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको समझाया था और मैंने बोला था कि अगर पढ़ के मत आना तो छुट्टी कर लेना। तो मैंने खुद ही कल छुट्टी कर ली थी, बट फिलहाल आज आ चुके हैं हम वापस। एंड आज हम क्या पढ़ेंगे? आज आपकी चैट्स प्राइवेट नहीं होंगी बेटा, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट आईडी लॉगिन की हुई है। क्या दिन आ गए मेरे, टीचर आईडी मुझे नहीं मिल रही है यार, तो मैंने स्टूडेंट आईडी अभी लॉगिन की हुई है। तो अभी मुझे चैट्स नहीं दिखेंगी अगर चैट्स प्राइवेट हो जाएंगी तो, ठीक है? तो आज चैट्स प्राइवेट नहीं होंगी, ठीक है? तो एकदम फुल मजे उठाए तुमने तो तुम बहुत पिट जाओगे, याद रखना। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट टाइम मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया था, एंड वेपर प्रेशर समझना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कह रहा है शादी हो गई क्या इसलिए छुट्टी थी? बेटा इतना पिटोगे तुम, इतना पिटोगे तुम। ये कौन सी शादी है? ये क्या मैं छुप के शादी कर रही हूँ किसी से कि मैं कहीं भाग भाग गई थी एक दिन में और वापस आ गई? क्या बात करते हो यार, क्यों करते हो ऐसी बातें? हाँ बता दे। नहीं यार, चलो ठीक है बता देती हूँ अभी, वरना तुम पूरी क्लास में टाइम वेस्ट भी कर सकते हो। मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो हुआ ये था, नहीं तुम सही क्वेश्चन का आंसर का सही क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, क्वेश्चन का सही आंसर दोगे ना, फिर तो मैं बता दूंगी, पक्का बता दूंगी। अभी आगे बहुत ही सीक्रेट है, शुरुआत में मेरी बेइज्जती हो इसलिए मैं थोड़ा इसको एंड तक। थोड़े बच्चे चले जाते हैं देखो, तो जब थोड़े बच्चे चले जाएंगे ना, देन आई विल टेल यू गाइस, अभी नहीं। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता है। होप आप सभी को याद होगा हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें 4 पढ़नी है टोटल। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझो। आज थोड़ा सा सेटअप चेंज लग रहा होगा आपको, है ना? तो थोड़ा सा सेटअप क्योंकि चेंज है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब इसी की हैबिट डाल लो, इसी सेटअप पे मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर पड़ता है ये स्क्रीन, जैसे मुझे देखने जाना पड़ता है। आपके कमेंट्स वैसे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा पास जाके बार बार देख रही हूँ, तो उससे परेशान मत होना। वो मैं तुम्हारी चैट्स देखने जा रही हूँ केवल, ठीक है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहले मतलब समझो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलगेट क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। मैं एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने आपसे बोला पानी को गर्म करना था, ठीक है? फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया। अब नमक डालने से, जैसे पानी बॉईल होता है 100 डिग्री पे, हो सकता है नमक डालने के बाद कुछ ज्यादा या कम हो जाए, वैसे सबको पता है ज्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये है क्या? नमक क्या था? एक सॉल्यूट हुआ यहाँ पे, है ना? और ये जो सॉल्यूट के आपने 1 चम्मच नमक डाला या 2 चम्मच डाला या 4 चम्मच डाला, इस पे फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसे फर्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है।
तुम नमक ले रहे हो, तुम चीनी ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। खैर आगे चल के आप बैंड ऑफ फैक्टर पढ़ोगे जो बताएगा कि फर्क पड़ता है इस बात से भी कि तुम कौन सा सॉल्यूट ले रहे हो। पर फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो यही कहता है ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा नेचर का सॉल्यूट लेके आए हो, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि तुमने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने ऐड किए हैं, दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैम वापस से एक बार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बेटा, व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उन्हें आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर क्या है रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसे आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे नेचर के हो, तुम समझ रहे हो, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम किस नेचर के हो, उसे फर्क पड़ता तुम नंबर क्या ला रहे हो। नाम ठीक है, पढ़ते हैं, वापस आते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर पे फर्क पड़ता है, नेचर पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। शक्ल से भी फर्क पड़ता है, मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन। तो 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल 4 तरीके की होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देख रहे हो कितनी खराब राइटिंग बन रही है मेरी, पता नहीं कैसा है ये, लेकिन अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। कल परसों तक इसको पूरा सेटअप को सही कर देंगे। वैसे भी कल आपकी छुट्टी मतलब मेरी तो क्लास है नहीं कल परसों आपकी, है ना। मेरी क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, नहीं सॉरी, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे होती है ना, वेडनेसडे थर्सडे तो होती नहीं है। तो कल मैं ये पूरी चीजें सही करवा लूंगी ताकि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सब कुछ सही हो जाए चीजें, है ना। चलो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया 4 होती हैं, जिनमें से पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होगी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। हम कोशिश करेंगे आज हम स्टार्टिंग की 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लें, दिक्कत नहीं है, अगर 2 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इस वीक बेटा ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ये भी मैं बता दूं, इस वीक मोस्ट प्रोबेबली डाउट सेशन भी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये लिख रहे थे कि डाउट सेशन कब होगा, डाउट बॉक्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आई गेस शायद कुछ नए बच्चे भी हैं जिन्हें नहीं पता। टेंशन मतलब पहली चीज तो आपके क्लास के डाउट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्लास में ही सॉर्ट आउट हो जाए, चाहे आप जितनी बार रिपीट करने को बोलो, तुम चाहे जितने भी मतलबी बन जाओ, तुम रहोगे मेरे प्यारे पॉजिटिव मतलबी ही। तो आप जितने भी डाउट्स होते हैं विद इन द सेशन क्लियर करते हुए चला करो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपका डाउट सेशन अलग से हर चैप्टर के बाद मैं डाउट सेशन लूंगी। आई गेस हर सब्जेक्ट का अपने हिसाब से होता है डाउट सेशन, आप एक बार अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पता कर लेना, जो भी सब्जेक्ट टीचर है। मेरा डाउट सेशन हर चैप्टर के बाद हुआ करेगा, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा नेक्स्ट डे इसका डाउट सेशन लेंगे। डाउट सेशन में हम मेजरली जो चीज ध्यान देते हैं वो होता है बेटा क्वेश्चंस, तो हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। अच्छा, अभी तो अगर बात करें आज हम कौन से लेक्चर में, लेक्चर 4 में, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे। लेक्चर 5 में आप थोड़ी सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह वो पढ़ोगे। फिर उसके बाद लेक्चर 6 में आप पढ़ोगे बैंड ऑफ फैक्टर भी पढ़ोगे और साथ ही साथ अजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस पढ़ोगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक खत्म हो जाएगा, हो सकता है डाउट सेशन नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में हो जाए, ठीक है। तो यस, देख रहे हो समय देखते हो पता ही नहीं चलता यार, अभी तुम आए हो नए नए हो, तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, है ना। तो यस, तो इसी तरीके से याद रखना, समय पता नहीं चलेगा। क्लास 12th में 12वीं में एकदम से सोचोगे ये एग्जाम कैसे आ गए रे बाबा, अभी तो 3 ही चैप्टर पढ़े थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक एक करके समझते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब चारों में एक चीज कॉमन होगी, सब के सब डिपेंड कर रहे होंगे नंबर, सॉरी डिपेंड कर रहे होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, सबके सब डिपेंड कर रहे होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। यस मैम,
तो हम बढ़ते हैं आगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब समझो, नाम से समझो, रिलेटिव, जो तुमसे तुम्हारी मार्कशीट पूछने वाले हैं, मार्क्स पूछने वाले हैं 12th के बाद, है ना। खैर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कुछ रिलेट करके कमी वेपर प्रेशर में जो आ रही है उससे रिलेटेड कुछ बात करनी है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, मैं फिर से एक बार बोल दूं, अभी अभी मैंने बताई भी कि बेटा अगर आपने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी होगी तो आपको थोड़े से डाउट आ सकते हैं, क्योंकि मैं वो पूरी चीज रिपीट नहीं करूंगी, मैं बहुत थोड़ा सा रिपीट करूंगी कि अगर आपको याद हो, हमने 2 कंटेनर्स लिए थे, ठीक है। एक में हमने डाल दिए थे सॉल्यूट, एक में हमने लिया था सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों ही हमारे क्लोज्ड कंटेनर थे, दोनों ही हमारे क्लोज्ड कंटेनर थे। इसमें हम डाल देते हैं चलो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम मानते हैं ए, ठीक है। सॉल्यूट को हम मान रहे होते हैं बी। लेट्स से सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो भाप बना लेगा, वेपर्स बना रहा होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वेपर्स नहीं बनेंगे। और आपने इनको जोड़ा तो आप सभी को पता है आप बना दोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होते हैं, फटाफट से मैं बनाती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से बना दे रही हूँ, सबने पढ़ा हुआ है। और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये बना रहा है वेपर्स, ठीक है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होता है क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है मैम। फटाफट मैम ने हाथ चला के बना दिया, क्योंकि ये मैम ने आपको लास्ट क्लास में एज इट इज लिख के दिखाया था। यहाँ पे भी वेपर्स से प्रेशर बन रहा है, वहां पे भी वेपर्स से प्रेशर बन रहा है। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये वेपर्स का प्रेशर नहीं बना रहे, ठीक है। अब आप मुझे खुद से एक बात बताना, ये याद होगा सबको, ये होता है पी नॉट ऑफ ए, ये होता है पी नॉट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे वेपर प्रेशर सिर्फ बी की वजह, ए लिख दिया क्या मैंने, ए लिख दिया तो ए लिख लो, चलो। यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए, यहाँ पे पी नॉट ऑफ बी, है ना, और ये होता है बेटा पी ऑफ एस। सुनना बात को, सुनो, मैंने ये सब बनाया हुआ था, सेम एज इट इज बना दिया, यस मैम। पी नॉट ऑफ बी और पी नॉट ऑफ ए क्यों लिखा, नॉट का मतलब याद है, नॉट मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, नॉट मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, नॉट मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी सेकंड लेक्चर के बारे में बता रही हूँ क्या हुआ है, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ ए मतलब सिर्फ ए के पार्टिकल्स की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा होगा, पी नॉट ऑफ बी का मतलब सिर्फ बी की वजह से प्रेशर बन रहा होगा। मैम क्यों बनेगा, वो तो नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो हटा दो, ठीक है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या लगता है आपको, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ऑप्शन ए, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ऑप्शन बी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ऑप्शन सी। दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। बताओ क्या लग रहा है, मैं इन दोनों की बात कर रही हूं, आपको क्या लग रहा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूट हमने नॉन वॉलेटाइल लिया है, मतलब ऐसा सॉल्यूट है जो वेपर्स नहीं बना रहा है। सॉल्वेंट हमने वॉलेटाइल लिया, यानी कि वो वेपर्स बना रहा है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। आपके हिसाब से क्या सही कंडीशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसका ज्यादा वेपर प्रेशर, इसका कम है। तीसरा, दोनों का बराबर है, और चौथा पता ही नहीं। बताओ, ए बी सी और डी, सी 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 ए बी बी ए बी बी, ठीक है बेटा। वैसे मैंने आपको अल्फाबेट सुनाने को नहीं बोला था, मैंने बोला था करेक्ट आंसर बताने को। तो हमारी भाई मेजॉरिटी, पोल आ सकता है क्या इसमें, पोल आ सकता है क्या इसमें, चेक कर लूं क्या। अच्छा हाँ, मैं तो स्टूडेंट आईडी से हूँ, भूल जाती हूँ, स्टूडेंट ही पोल कैसे क्रिएट कर सकता है। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। क्यों सी लिख रहे हो, हाँ, इतने सारे बच्चों ने सी लिखा है, फिर कुछ बच्चों ने बी लिखा है, फिर कुछ बच्चों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए भी नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, बी है, बी इज द राइट ऑप्शन। और मेजॉरिटी ने सी और ए ही लिखा है। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अब इस पूरे खेल को अगर तुम समझ गए तो तुम समझ गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तुम समझ जाओगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तुम समझ जाओगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आप साथ ही साथ समझ जाएंगे वेपर प्रेशर। और यही बात मैं लास्ट क्लास में बार बार बोल रही थी, ये याद रखना तो आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी।
ये तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, वेपर का प्रेशर बन रहा है, वेपर प्रेशर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या कंडीशन हुई और ये क्यों और कैसे हुई, इसे समझो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक बात बोल दूं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, हमारे मतलबी बच्चे जानते हैं कि हम उन्हें क्लास में ही याद कराते हैं, समझाते हैं, है ना, नोट करने को भी बोलते हैं, रीड भी करवाते हैं, रिवाइज भी करवाते हैं, सब करवा देते हैं क्लास में। लेकिन कुछ चीजों को बहुत डेप्थ में समझा करो। मैं तो वैसे हर चीज को ही बोलती हूँ, मैं भले ही बोलूं कि याद भी रखो, पर समझने को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, समझने में तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जितना डेप्थ में जान पाओ जान लो, जितने मतलबी बन पाओ बन जाओ, और पूछ लो हर चीज का मतलब, ठीक है। तो ध्यान सुनना, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स जब आपके आएंगे तो फिर कुछ नहीं चलता कि अरे यार थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा और ये कर लिया होता, कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा करना अभी से ही शुरू कर दो, तो बाद में जाके कोई पछतावा नहीं होगा, ठीक है। तो वो बच्चे मत बनना जो बाद में कहते हैं 5 दिन में जो मैम ने पढ़ाया उससे देखते हैं कितना आया। नहीं भाई, मैम तुमको 5-6 महीने 7 महीने भी पढ़ा रही होंगी, वो पढ़ लो, वो पढ़ लिया बाय हार्ट, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना इस कंडीशन को। मैंने बोला इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, क्यों, कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है मैम, आपने सोच भी कैसे लिया, ये देखो इतना बड़ा सा कंटेनर लिया था आपने, इसमें ज्यादा वेपर्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। अब इसको एक एग्जांपल समझो, सच बताओ, मान लो आप दो दोस्तों, ठीक है, दो दोस्तों, क्या नाम रख दे बताओ भाई, एक नाम बहुत टाइम से हमने सुना नहीं है तो हम रख देते हैं नाम, ठीक है, एक पानू भाई साहब को ले लेते हैं, ठीक है, एक पानू भाई साहब को ले लेते हैं, एक तुम्हारी तापुर मामी ले लेते हैं, ठीक है, एक तुम्हारी तापुर माम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, लेट्स से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये दो फ्रेंड्स हैं। तो हमारा एग्जाम आ गया, एग्जाम की घड़ी बहुत ही पास आ चुकी है, एग्जाम की घड़ी बहुत ही पास आ चुकी है, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं तो पानू भाई साहब आते हैं, वो मेरे फ्रेंड है, तो वो बोलते हैं कि टापुर टापुर यार क्या पढ़ू, पानू इज अ फेलियर, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई से। क्या मतलब, ये सब सच है ठीक है। तो एक पानू भाई साहब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे क्या पढ़ाई में क्या रखा है यार, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और ये मैडम है टॉपर, ये मैडम है टॉपर, ठीक है, और ये मैड भाई साहब बिल्कुल टॉपर नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेकार स्टूडेंट है, बहुत ही ज्यादा बेकार स्टूडेंट है। पानू बी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेकार स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने से मन तो कोई लगता नहीं है, ठीक है, हटा दिया, ठीक है। तो भैया ने बोला कि यार चलो यार एग्जाम है कल, पर कोई बात नहीं यार, अपन ना ऐसा करते हैं मोमोज खा के आते हैं। अब आप मतलब को समझो, देखो वो इंसान खुद पढ़ रहा है, नो मैम, खुद पढ़ रहा है, नो मैम, उसकी वजह से दूसरा भी नहीं पढ़ पा रहा है, समझ रहे हो, 5% कम क्यों आए बोर्ड्स में। तो जो वो इंसान है वो खुद भी नहीं पढ़ रहा है, किसी और को भी नहीं पढ़ने दे रहा। और सच सच बताओ, तुम सबके दोस्त में, तुम सबकी लाइफ में ऐसा पानू है या नहीं, सच बता दो यार, तुम खुद ऐसे इंसान हो, हाँ, कि जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तुम उस दोस्त को कॉल लगाते हो, भाई यार इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अपन मार्क्स ले आएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। सुन ना, ऐसा करते हैं आज ना, यहाँ चलते हैं, ऐसा करते हैं, बताशे खा के आते हैं, गोलगप्पे खा के आते हैं, भाई 5 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं जाएगा, है ना। या क्लास में, अरे यार अभी कॉपी बंद कर दो, बाद में देखते हैं। तो वो खुद भी नहीं पढ़ रहे, सामने वाले को भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं। और ये पूरी मैम ने कहानी क्यों सुनाई, खुद ही होना तुम लोग, पता है, वो तो तुम्हारी बेटा हरकतों से पता चलता है मुझे, ठीक है। बस सेम कंडीशन होने वाली है। देखो, क्या आपको मैंने बताया कि ये वॉलेटाइल है, यस मैम, ये नॉन वॉलेटाइल है, खुद वेपराइज नहीं होंगे, और यहां आके देखो बैठ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, मतलब इसकी वजह से बी के भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इस कंडीशन में देखोगे तो सारे के सारे वॉलेटाइल थे, मस्त वेपर्स बना रहे हैं, मस्त ऊपर जाते जा रहे हैं, वेपर्स बनाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, वेपर्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है, सब वेपर्स बना रहे थे। लेकिन वहां पे ए के पार्टिकल्स आ गए जो खुद भी ऊपर नहीं जा रहे थे और बी को रोक ले रहे, क्या रुको, चलो भाई तुम भी रुको थोड़ी देर, यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको। तो आप देखोगे कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल्स थे जो सबके सब वेपराइज हो सकते थे। तो खुद मस्त पढ़ रहे, मतलब 4 बच्चे बैठ गए जो पढ़ने वाले, तो सब पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी बच्चा, 2 बच्चा भी आ गया जो कह रहा है यार क्या करते रहते हो तुम लोग, टॉपर बन के कुछ नहीं होगा लाइफ में, ये वो ये, तो बाकियों को भी वो नहीं हो सकता, उनकी वजह से 2 बच्चे और हों जो पढ़ाई छोड़ दे, कह रहे ठीक है अभी रख देते हैं बाद में पढ़ लेंगे। तो इसे आप बोलते हो कि वेपर प्रेशर में कमी रह गई। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या लिखे हम, वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट जो कि है P नॉट ऑफ B इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। मैम P ऑफ A से क्या लेना देना, P नॉट ऑफ A, सॉरी P नॉट ऑफ B का क्या लेना, मैं B क्यों लिख रही हूँ भाई, इसको A कर लो हर जगह, ठीक है, A, ठीक है। मैम इसका क्या लेना देना है, इसको तो भूल ही जाओ, वो तो पूरे ही नहीं पढ़ रहा है, उससे क्या लेना, उसको छोड़ दो। बट इन दोनों के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। पहले इन द चैट बॉक्स बताओ कि ये बात समझ में आई हमारे बच्चों को। हमारे ग्रुप में भी थी एक लड़की, मैम अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ओ फिर क्या हुआ, क्या हुआ, फिर उसने छोड़ दिया तुम्हारा ग्रुप, क्यों, क्या रीजन हो सकता है, बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई? यार ए बी थोड़ा सा तुम करेक्ट कर लिया करो, मैं अपने हिसाब से इसको लिख रही हूँ, दिस इज ए बी अगर कहीं उल्टा सीधा लिखो तो देख लेना। अच्छा तो मतलब मैंने तुमको ए लिख बी लिख दिया, मैं तुम्हें इसकी बात बार बार ऐसे इशारों से समझा रही थी, तब तुम्हें नहीं समझ में आया? हाँ, अगर मैंने ए बी गलती से उल्टा लिख दिया था तुम्हें इशारों में नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ बार बार? हाँ, ये क्या बात होती है, जबरदस्ती, जबरदस्ती ऐसा करते हो। चलो भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से मैं पूरी कहानी को रिलेट करूंगी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जो आपकी बाकी की 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, वो सब इसी से मैं रिलेट कर दूंगी, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में होशो आवाज में रखना, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया मैम। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली बात समझना, एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला कि एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब समझो कमी जो आ गई हो वेपर प्रेशर में। याद है सभी को हम हीट कर रहे थे, सभी को हम हीट कर रहे थे, कर देना, ठीक है, सभी को हम हीट कर रहे थे, कर देना। जो कमी आई वेपर प्रेशर में, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब P नॉट ऑफ A जो लिया उसमें से P ऑफ S को माइनस कर दो, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हो मैम, दिमाग का दही कर रहे हो आप तो एकदम। अभी आपने बोला है, नहीं मैंने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैम अगर बोल रही है कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसके वेपर प्रेशर में से इसका वेपर प्रेशर माइनस कर दोगे तो लोअरिंग, क्या कमी है वेपर प्रेशर की पता चल जाएगा। मान लो इसका वेपर प्रेशर 10 था, है ना, इसका वेपर प्रेशर ऐसे ऐसे सपोज कर रहे XYZ है ना, ये 10 था, ये 5 था, तो 10 माइनस 5 मतलब 5 का डिफरेंस था, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कमी है वेपर प्रेशर में? क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो क्या होता है मैम, तो वो क्या होता है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या होता है, P नॉट ऑफ A जो था उसमें से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करो, फिर डिवाइड करो P नॉट ऑफ A से, तो ये बराबर निकल के आया मोल फ्रैक्शन ऑफ B। दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हर एक का मीनिंग समझो। P नॉट ऑफ A का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, जो कि हमारा सॉल्वेंट ले रहे हैं। A को हम सॉल्वेंट मान रहे हैं, भूलना मत, A को हम सॉल्वेंट मान रहे हैं, ठीक है। ये भी सेम हो गया ना, ये तो दोनों एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है मैम। P ऑफ S इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो कि कम था A से, इसीलिए हमने इसको माइनस किया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, या मोल फ्रैक्शन लिख लो डायरेक्टली, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ऑफ B। अच्छा, अब B हमने क्या माना था, सॉल्यूट। अच्छा, आप बताओ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली थी हमने, यस मैम, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों मैम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैम, कैसे पता आपको, कैसे बताएंगे हम? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, दिस इज व्हाट दिस इज
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बताओ भाई, रिपीट करूं, एक बार रिपीट करूं, एक बार सुनो ध्यान से। मैंने बोला इसका वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है, ये समझ गए? हाँ मैम, प्योर सॉल्वेंट था, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, सब वेपराइज वेपर्स बना सकते थे, भाप बना सकते थे। मैम हमने बोल दिया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्योंकि मैम कौन आ गया, पानू भाई साहब आ गए, वो खुद तो पढ़ नहीं रहे, मुझे भी नहीं पढ़ने दे रहे। उन्होंने बोला अरे यार पढ़ाई में कुछ नहीं, मोमो खा के आते हैं। तुम्हारी भूखी मैम एकदम बातों में आ गई कि ठीक है मोमो की बात हो रही है तो 10 मिनट कम पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स खुद भी वेपराइज नहीं हो रहे हैं, नॉन वोलेटाइल थे, और वो बी को भी नहीं होने दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये है, ए को भी सॉरी नहीं होने दे रहे, तो ये हमने बोल दिया कि ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का हो गया। तो ये हम समझ गए कि इसका वेपर प्रेशर कम, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक है, यस मैम। तो इसके वेपर प्रेशर में से इसके वेपर प्रेशर को माइनस करोगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकलेगा, क्योंकि रिलेटिव कंडीशन ले रहे हो तो नीचे वापस से इसी का वेपर प्रेशर रख दो, और ये बराबर आएंगे जितने भी मोल फ्रैक्शन इसके हैं। भाई इसी के मोल्स तो जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसका जो ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स था हमें पता चल जाएगा। अब इसको एक इमेजिन करो, पानी का वेपर प्रेशर 100 था, सॉल्यूट डाल दिया, लेट्स से नमक है सॉल्यूट, नमक डाल दिया, है ना, तो इसका वेपर प्रेशर जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, तो कुछ बढ़ेगा या घटेगा, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी चम्मच तुमने नमक डाला। वो वैसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ोगे, पर कॉन्सेप्ट वही लगेगा, है ना, कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से आपको चेंज हो, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सॉल्यूट पार्टिकल डालने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसका कम हो गया, है ना। और ये पूरा डिपेंड करेगा जितने भी मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्यूट के, नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर यू ऑल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है इसमें, जहां पे इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया टू द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, तो डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर प्योर वाले के कंपैरिजन से। अब बताओ चैट बॉक्स में सबको पता है ना क्या लिखना है, बताओ। इशिका ने अपनी स्नैप आईडी भेज दी है। इशिका तुम क्या वही वाले बच्चा बनना चाहती हो जो पढ़ाई नहीं करने दे रहा है? क्यों कर रही हो ऐसा इशिका? इशिका क्या चाहती हो तुम, आखिर क्या चाहती हो तुम? बताओ किसे किसे आया, क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा अब मैं इस बात पे भी आ जाऊं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। कुछ बच्चों को सेकंड लेक्चर नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चों को फर्स्ट लेक्चर के क्या बोलते हैं नोट्स नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मंडे ट्यूसडे तक ये चीजें सही होनी थी, अब सारी चीजें सही हो चुकी हैं। एक बार आपको रीइंस्टॉल करके देख लेना अगर अभी तक आपके में सही नहीं दिखा रहे हैं ना। मैं एक बार कॉल करके पूछ लूंगी, क्योंकि 11th के जो वीडियोस नहीं शो होते वो सब शो होने लगे, ठीक है। क्यों तुम लोग पीछे ही पड़ गए हो तब से? मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज पे मेरे कमेंट सेक्शन भर चुके हैं कहीं कहीं तो किसी किसी पोस्ट और रील पे कि सेकंड लेक्चर कहाँ है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? मिल जाएगा सेकंड लेक्चर, कोई मैं खा तो नहीं जाऊंगी ना तुम्हारा सेकंड लेक्चर की इनको नहीं मिलना चाहिए, इनसे दूर रख दो। मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बीच में बहुत गैप आ गया अपनी क्लासेस में, तो मैं आपको ये बात बता नहीं पाई, तो ठीक है। बट एप्लीकेशन में अपडेट आए हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था ऐप में कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, तो कई चीजें अभी ऊपर नीचे चल रही हैं जो धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा समय लग गया था यार, माफ कर दो उस बात के लिए, ठीक है। चलो किसे किसे ये चीज क्लियर है बताओ, और स्लो पढ़ा दे हम इसको, इससे ज्यादा स्लो क्यों होगा भाई? स्लो वही बोल रहे होंगे जो कल रिवाइज करके नहीं आए होंगे। ये एज इट इज मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसको मैंने फिर भी लिख के दिखा दिया ताकि आपको एक बार और समझ में आए। बाकी फॉर्मूला याद कर लो, मैं तुमको बोल रही हूँ, देखो कॉन्सेप्ट इससे डेप्थ में है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है इससे डेप्थ में, ये डेप्थेस्ट कंटेंट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बट मैं फिर भी बोल रही हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मेक श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए ही आए। बहुत सिंपल है यार, 2 का वेपर प्रेशर था, एक नॉन वोलेटाइल था। नॉन वोलेटाइल का मतलब वेपर्स नहीं बनाएगा, खुद वेपर बना नहीं रहा, दूसरे को बनाने नहीं दे रहा सोल्यूशन में, ठीक है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है। तो बस यही था, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, फिर भी मैं बता दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलो भाई, क्या हम अब आगे बढ़ जाएं? क्या हम अब आगे बढ़ जाएं? क्या सबको ये क्लियर है? मिल जाएगा सेकंड लेक्चर तो फिर, ठीक है।
चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक पढ़ा दो मैम। ना भाई, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक से शुरू नहीं करना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक से शुरू हमेशा एंड में करना चाहिए। जब पूरा एक रिवीजन कर रहे हो तो हमेशा ऑर्गेनिक से शुरू करो, और जब पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहली बार में हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका यही है, रिवीजन हमेशा ऑर्गेनिक से शुरू होना चाहिए, और केमिस्ट्री पढ़ना अगर शुरू करो तो वो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री से करना चाहिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी तब तक नहीं होगा भैया, तब तक नहीं होगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लेना, फिर हम इस पे वापस आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई गेस लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस करने चाह रहे थे पर किया नहीं था क्योंकि तब तक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था। अगर इतना ग्राम बेंजीन को मिक्स करते हो इतना ग्राम टॉलिन के साथ, तो कैलकुलेट करो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉलिन। क्वेश्चन को ध्यान समझो, इतना ग्राम बेंजीन, गिवन मास ऑफ बेंजीन है, मास ऑफ स्मॉल w से भी इसको कई जगह नोट करते हैं, मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 0.78 ग्राम्स। ठीक है, इज मिक्स्ड विद दिस ग्राम। अच्छा, मास ऑफ टॉलिन भी गिवन है जो कि 0.92 ग्राम्स। कैलकुलेट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, मतलब P ऑफ बेंजीन बताना है, P ऑफ टॉलिन बताना है। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल मतलब P ऑफ A या P ऑफ B, और प्योर मतलब P नॉट ऑफ A, P नॉट ऑफ B। ठीक है, और इसका टोटल वेपर प्रेशर बताना है, मतलब P ऑफ S भी बताना है। गिवन है P नॉट ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, और P नॉट ऑफ टॉलिन इज इक्वल्स टू 200 mm ऑफ Hg। ठीक है भाई, ये हमारी कुछ अरे 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 ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो भाई सबसे पहले निकालना है फॉर्मूला, बताओ पहले क्या होगा, P ऑफ B और P ऑफ T निकालना है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ, लेट्स से बेंजीन की बात कर रहे हैं तो P नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ऐसे ही निकलेगा, है ना। तो P ऑफ बेंजीन हमें कैलकुलेट करना है, कर लो। P नॉट ऑफ बेंजीन तो आई गेस गिवन है ना, 400 इज इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। ऐसा करता है, मैं मोल फ्रैक्शन में क्या करती हूँ, साइड में कहीं निकाल ही लेती हूँ, है ना, ताकि इतना टाइम ना लगे, ताकि वहां पे इतना हौच पौच ना हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का गिवन मास है 0.78 अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन निकालो C6H6। मोलर मास बताओ कितना होता है, कार्बन होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 72 प्लस 6 78। ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी, चेक कर लो कितनी आ रही है। और टॉलिन का नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा होल डिवाइडेड बाय बेटा कर पा रहे हो, फटाफट हाथ चला पा रहे हो, बताओ फटाफट हाथ चला पा रहे हो ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन फिर से 0.78 अपॉन 0.78 अपॉन 78 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास टॉलिन का कितना है 0.92, टॉलिन का मोलर मास, टॉलिन होता क्या है, बेंजीन पे CH3 जब लगाओ तो उसे टॉलिन बोलते हैं, बेंजीन पे लगा दो CH3 होता है टॉलिन, याद होगा सबको। तो फॉर्मूला क्या है, C6H5CH3, इसका मोलर मास निकाल लो। कार्बन का होता है 12, 6 बार कार्बन है, हाइड्रोजन का होता है 1, 5 बार हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है 12, फिर हाइड्रोजन है 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा 72 प्लस 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन कितना है, एक और कार्बन है 7 8 9 92 आना चाहिए, है ना, अराउंड 92 आना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 0.92 अपॉन 92। किसे किसे मोल फ्रैक्शन निकालना आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है मोल फ्रैक्शन निकालने में, मोल फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, टोटल के नंबर ऑफ मोल्स नीचे रख दो,
तो बेंजीन के निकालने हैं तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस टॉलिन के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। चलो तो हमने बस इस हिसाब से कैलकुलेट किया। मैं इसको पूरे को हटा दे रही हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो भाई तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा, सॉरी 2 जीरो लगेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0.1 0.01 है ना। ये भी आ जाएगा 0.01, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लगेंगे, तो ये भी आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल के आएगा 0.01 अपॉन 0.02। ये कैलकुलेट हो जा रहा है 0.01 अपॉन 0.02, ऐसे कुछ आ रहा है। तो 0.01 अपॉन 0.02। किसी को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लिया। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना है और नीचे टोटल के नंबर ऑफ मोल्स को रख देना है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सबका गिवन मास लिख दिया। मोलर मास आपको निकालना बचपन की क्लास से आता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट किसी को होगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, 200। तो हमारा पहला आंसर आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 200 mm of Hg। ठीक, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है मैम, नेक्स्ट निकालना है P ऑफ टॉलिन, है ना मैम। P नॉट ऑफ टॉलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। P नॉट ऑफ टॉलिन गिवन है 200 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कैसे निकलेगा, वैसे आप B का निकाल चुके हो तो माइनस कर दो, या तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, या तो आप कुछ नहीं करो, सीधा इसी को उल्टा कर दो, है ना। टॉलिन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन कितने थे, 0.01 आ रहा है अपॉन 0.02। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कैसे निकलेगा, टॉलिन के नंबर ऑफ मोल्स 0.01 आ रहे थे डिवाइडेड बाय टोटल के नंबर ऑफ मोल्स 0.02 आ रहे थे, ठीक है। तो कैंसिल 100, है ना। तो P ऑफ T निकल के आ जाएगा यहां से, P ऑफ टॉलिन निकल के आ जाएगा 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। और P ऑफ T में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको निकालने में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम जाओगे पिट, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। P ऑफ टोटल या P ऑफ क्या लिखा है, सोल्यूशन, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यानी कि टॉलिन प्लस बेंजीन, तो यानी कि 100 प्लस 200, तो P ऑफ S इज इक्वल्स टू 300 mm ऑफ Hg। तीनों आंसर हो गए। बताओ भाई चैट बॉक्स किसे किसे समझ में आया, किसे किसे समझ में आया, सच सच बताना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो पूछ लो। हमने लगाया क्या है, हमने राउल्ट्स लॉ लगाया है, कि कुछ नहीं किया है, राउल्ट्स लॉ लगा दिया है, सिर्फ राउल्ट्स लॉ लगा है ना। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और पूछा क्या है, क्या गिवन है क्या पूछा है, पहले आप ये समझो। जब आप ये समझोगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो निकालने में डाउट ही नहीं होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन आप पढ़ के आए हो क्लास 11th से, तो जिसके भी मोल्स है उसको ऊपर रखो, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, टोटल के मोल्स को नीचे रखो। तो हमने एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि बेंजीन, बी मतलब बेंजीन लिख दिया था मैंने और टी मतलब टॉलिन लिख दिया था। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और टॉलिन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। बेंजीन होता है C6H6, लिख दूं, बेंजीन होता है C6H6, टॉलिन होता है C6H5CH3, ठीक है। तो दोनों का मोलर मास निकाला तो मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, बस उठा के मोल फ्रैक्शन में वैल्यू पुट कर दी, बाकी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो पार्शियल प्रेशर हमने दोनों का निकाल लिया, और पार्शियल प्रेशर को जब जोड़ते हो तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है, तो दोनों को जोड़ दिया, टोटल वेपर प्रेशर निकल आया। आई होप मेरे बच्चों को ये क्लियर होगा, पक्का क्लियर है, पक्का पक्का क्लियर है, आ गया, अच्छे से आया, वेरी गुड। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। साथ ही साथ में हमेशा नोट कर रहे हुआ करो। एक और क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर दिस एंड दिस mm of Hg respectively. Ideal solution is formed by mixing, and ideal solution is formed by mixing इतना ग्राम ऑफ इथेनॉल, इतना ग्राम ऑफ मिथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब P ऑफ S निकालना है, ठीक है। सुनना मैम, हमें इतना सोचना नहीं है, हमें एक चीज समझ में आ गई कि P ऑफ S निकालना है, जो कि निकलेगा इथेनॉल और मिथेनॉल दो चीजें हैं,
है ना। तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर प्लस मिथेनॉल का वेपर प्रेशर यहां से आएगा। तो मैं इतनी जगह छोड़ दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ये लास्ट स्टेप में आएंगे, यही हमको निकालना है, टोटल का वेपर प्रेशर यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है। ठीक है मैम। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर गिवन। तो क्या क्या गिवन है नोट करो जल्दी से। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल है 44.5। यहां पे आधे से ज्यादा बच्चे लिख देंगे, पर ये रियलिटी में P ऑफ E नहीं है, ये P नॉट ऑफ E है। कैसे पता मैम आपको, ये कैसे पता आपको नॉट लगेगा? बेटा लिखा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, किसी एक चीज का वेपर प्रेशर है तो उसमें सिर्फ उसी चीज के तो पार्टिकल होंगे, कहीं सोल्यूशन थोड़ी लिखा है। इथेनॉल का वेपर प्रेशर मतलब उसमें सिर्फ इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं, तो वो वेपर प्रेशर है प्योर इथेनॉल का। जैसे मिथेनॉल में भी कुछ नहीं दिया कि मिथेनॉल विद वाटर, कुछ नहीं दिया, मतलब वो मिथेनॉल का वेपर प्रेशर है। और सिर्फ एक ही के पार्टिकल जब होते हैं तो हम नॉट वर्ड लगाते हैं, तभी तो बोलते हैं प्योर का वेपर प्रेशर। तो दूसरी चीज हमें गिवन है P नॉट ऑफ मिथेनॉल जो कि है 88.7। ठीक है, mm ऑफ Hg लिख देना सब में, mm ऑफ Hg, ठीक है, यूनिट लगा देना। आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, आइडियल मतलब ये बराबर होगा, है ना। आइडियल मतलब पता था ना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ S आता है, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, बाय मिक्सिंग दिस ग्राम ऑफ इथेनॉल, यानी कि गिवन मास ऑफ इथेनॉल है 9 कितना 60 ग्राम, और गिवन मास ऑफ मिथेनॉल है 40 ग्राम, है ना। इथेनॉल 60, ये 40। ठीक है, तो अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस सेम ही लगेगा मेरे ख्याल से ना, मुझे तो भाई सब सेम ही दिख रहा है अभी तो, अभी तक तो सब सेम ही दिख रहा है। P ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ इथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। P नॉट गिवन है 44.5, मोल फ्रैक्शन निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, है ना। यस मैम, तो यहां पे निकाल दूं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यहां पे निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। इथेनॉल का गिवन मास है 60 ग्राम मैम, अपॉन इथेनॉल का मोलर मास बताओ क्या होगा, इथेनॉल का मोलर मास बताओ क्या होगा, इथेनॉल C2H5OH, मोलर मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 6 हाइड्रोजन है टोटल, प्लस 16 एक ऑक्सीजन है ना, 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा 46। एक बार प्लीज चेक करना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 46 होल डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 46 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल क्या होता है CH3OH, मिथेनॉल CH3OH। तो 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16, 12 प्लस 4 प्लस 16 32। गिवन मास कितना है, गिवन मास मिथेनॉल का है 40, मोलर मास आ गया 32। इसे कैलकुलेट कर लो। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि यहां तक डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे सीधा। किसी को इसमें कोई डाउट ऑलरेडी हो गया है मैम, क्या बात है, 65.3 ऑलरेडी डन, और ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ क्या ये क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ क्या, अच्छा ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ क्या, ओके ठीक है तो कर लेना, ठीक है ओके, सॉरी मे भी रिपीट वापस से लगा दिया होगा मैंने गलती से। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, पक्का पक्का आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ओके सॉरी मे भी रिपीट हो गया होगा मुझसे गलती से, मैंने स्लाइड वापस से लगा दी होगी, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो कर लोगे ना क्वेश्चन अपने आप, कुछ नहीं करना है, मतलब अगर करवा चुके हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है या नहीं समझे थे तो बस यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देना, फिर वापस से इसकी वैल्यू निकालना और दोनों को जोड़ देना। ठीक है चलो, सो सॉरी मेरे वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया क्या, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लाइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीजें सिंपल है। मैं ऐसा करती हूँ इस पेज को डिलीट कर देती हूँ, है ना, नहीं तो आप फिर उसमें सोचोगे जब आपको PDF मिलेगी तो। चलो फिलहाल हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और मैं इसको यहीं पे समझाऊंगी। मुझे सबसे प्यारी स्लाइड यही लगती है जिससे मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाती हूँ तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ध्यान, मुझे बहुत तेज प्यास लगी पर मैं पानी नीचे से लेने जाऊंगी तो थोड़ा 1-2 मिनट लग जाएगा। ले आऊं क्या, पी आऊं क्या एक ग्लास, बताओ 2 मिनट वेट, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 ही मिनट लगेगा यार, पी आऊं नीचे। मुझे बहुत देर से, मैं क्लास स्टार्ट करती मुझे तब से प्यास लगी है बट देन आई थॉट हो जाएगा, बट अब मुझे प्यास बढ़ती जा रही है, मैं 1 मिनट में पी के आ जाऊं,
1 मिनट में पी। आज मैं बॉटल ऊपर लाना भूल गई, 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। फटाफट से आऊं, भाग के आ जाऊं, ठीक है, पी लूं, चलो ठीक है। तो 1 मिनट बस रुकना, इस कॉन्सेप्ट को फटाफट से रिवाइज कर लो क्योंकि इसी पे हम वापस आने वाले हैं। मुझे 1 मिनट दे दो, बहुत ज्यादा प्यास लगी, अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग। फास्ट जाके फास्ट आ रही हूँ मैं, फास्ट जाके फास्ट आ रही हूँ। 1 मिनट रुक जाना, म्यूट कर दे रही हूँ माइक। हाँ जी भाई, आई एम बैक। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो मेरी। चलो वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन। ज्यादा तेज भाग लिया मैंने, मुझे लग रहा है सारी सीढ़ियों में भाग के तेज से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। समझो, अब वापस से तुम नमक का, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ। कौन कौन एग खाता है? वैसे बहुत सारे बच्चे वेजिटेरियन होंगे। राजमा खाते हो? चलो, अरे यार अपनी फेवरेट सब्जी पे आते हैं ना, राजमा पे आते हैं, मस्त अपनी फेवरेट सब्जी पे आते हैं। राजमा को जब बॉईल करती है मम्मी लोग, तो वो लोग हल्का सा नमक डालती है। इसी तरीके से छोले को बॉईल करते हुए भी नमक डालती हैं, चने को बॉईल करते हुए भी नमक डालती हैं, एग को बॉईल करते हुए भी नमक डालती हैं। तो आप कभी रीजन पूछोगे तो वो रीजन यही बताएंगे कि यार टेस्ट आता है, विच इज करेक्ट ऑल्सो। कुछ गलत भी नहीं है ना, गलत भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे एगिटेरियन है क्या, एग्स खाते हैं, ठीक है चलो। तो ये जब चीजें बॉईल कर रही हैं मम्मी लोग, तो ये इसमें नमक क्यों डाल रही हैं? तो आप भी यही बोलोगे कि मैम आपने बोला ना मम्मी गलत नहीं है। मम्मी के सामने तो हम देखो साइंस नहीं पढ़ा सकते। अगर मम्मी को जाके बोल दो मम्मी इसका रीजन मैं बताती, तो मम्मी पहले तो मम्मी मुझे बोलेंगी कि बेटा तुम टीचर होगी अपनी क्लास में, मेरे सामने ज्ञान मत बताओ, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी को तो पढ़ा नहीं सकते, आपको पढ़ाते हैं ये बात, ठीक है। तो मम्मी लोगों को आप नहीं समझा सकते, तो आप यही बोलो, आप उनके सामने मान जाओगे टेस्ट के लिए। जो मैं बोल रही हूँ सही भी है, पर इसका एक रीजन और होता है। इसका रीजन समझो। जब आप पानी में राजमा को डाल के बॉईल करो या एग को बॉईल करो, तो लेट्स से एग की बात कर लेते हैं, किसी की बात करो, सारी बॉइलिंग में सेम मेथड लग रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसमें क्या किया, मैंने एग बॉईल करने के लिए रखा और मैंने उसमें नमक क्यों डाला? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री पे वाटर जो है वो बॉईल करना शुरू होता है। अगर आपने उसमें नमक डाल लिया, नमक क्या है, एक इम्प्योरिटी है, मतलब आप कह लो इम्प्योरिटी कह लो या कह लो एक सॉल्यूट का पार्टिकल है ना। 1 चम्मच नमक मान लो डाल दिया, 1 चुटकी नमक डाल दिया, तो 1 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो मेरे रमेश बाबू सुनो ध्यान से, तो जो नमक है ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना। अगर पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो उस नमक के डलने पे हो सकता है पानी 104 डिग्री पे बॉईल हो। मान लो मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया, तो हो सकता है पानी 110 डिग्री पे बॉईल हो। मतलब जो पानी 100 डिग्री पे बॉईल होना चाहिए, अब वही पानी 104 डिग्री पे बॉईल होगा, मतलब वो और ज्यादा बॉईल होगा और इसकी वजह से जल्दी एग बॉईल हो जाएगा, या कह लो जल्दी राजमा बॉईल हो जाएगी, या जल्दी जो भी आपने वो जो भी चीज डाली है वो बॉईल हो जाएगी। तो उसने एलिवेट कर दिया बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ा दिया बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट दिमाग में आया आपने? अच्छा, नमक क्या था, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, वो खुद वेपर्स नहीं बना रहे है ना, वो खुद नहीं बना रहे, लेकिन उसके डलने पे वेपर प्रेशर का बढ़ना जो है वही है बढ़ाओ इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज बढ़ाओ इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना।
तो हम जब भी ये मम्मी लोग गर्म करती है सब्जियां तो जो उसमें नमक डालती है, एक तो वो टेस्ट का काम करता है नमक, भाई टेस्ट का भी काम करता है कि हाँ उस पर्टिकुलर चीज के अंदर नमक अंदर तक नमक जा रहा है पानी के साथ साथ हल्का हल्का, ठीक है, तो टेस्ट भी आ रहा है हल्का सा। साथ ही साथ वो उसको जल्दी बॉईल कर देता है। जल्दी बॉईल क्यों कर देता है? क्योंकि वो खुद एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो वो जब पानी में गया तो उसने पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। वो पानी जो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, नमक के जाने के बाद हो सकता है वो पानी 104 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री पे बॉईल हो, डिपेंडिंग ऑन कितना सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने उसमें ऐड किया है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने उसमें ऐड किया है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? बताओ, है ना? याद रखोगे बात, सॉफ्ट भी करता है उसको, ठीक है। मान लो एक रीजन और, किसकी मम्मी आ गई है चैट बॉक्स में, जो साइंस बाद में पढ़ना चाहती है पहले हमें समझाना चाहती, मम्मी लोगों को जैसे नहीं समझा सकते वही वाली काम कर रहे हो। पानू के कितने परसेंटेज आए थे क्लास में 12th में? पानू बेटा एक, समझे, पानू के परसेंटेज जस्ट पास वाले थे, है ना, जस्ट पास कह लो, जस्ट फेल कह लो। पानू को क्यों तोड़ रहे हैं हम हर क्लास में यार? क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम? वो वाले बच्चों ना, खुद का तो हो नहीं रहा है कुछ, है ना, सामने वाले का भी तोड़वाओ, क्या जा रहा है अपना? क्यों करते हो बेटा ऐसा? नहीं देखी जाती तुमसे किसी की खुशी? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा? हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा तुम्हारा? कैसी हरकतें करने लग रहे हो? हाँ, सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम, हर क्लास में यही सोचते हो ना तुम मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। हम वापस उस स्लाइड में भी समझेंगे, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the temperature at which liquid saturated vapor pressure equals to the atmospheric pressure of the surrounding। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका मतलब समझते हो? एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। या बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन होती है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो जिसका आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो उसका जो क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाए। दो तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हो। बॉइलिंग पॉइंट की पहली डेफिनेशन, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई चीज बॉइल होना स्टार्ट हो, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, पानी जैसे ही 100 डिग्री पे आता है वाटर यानी कि पानी बॉइल होना शुरू हो जाता है। या फिर ये कह लो कि बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन और होती है जो कि होती है जो वेपर प्रेशर है, जब भी किसी चीज का वेपर प्रेशर बराबर आ जाए 1 एटमॉस्फेयर के, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे भी बॉइलिंग पॉइंट ही कहते हो। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन बोलो सही है, ठीक है। वापस एक बार बता रही हूँ, द अमाउंट दैट बॉइलिंग वाटर ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेस फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हटा देना, ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। ऐसा अमाउंट बॉइलिंग पॉइंट का जो कि बढ़े जब बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का हो। अब मुझे पता है सबके दिमाग से उड़ रही होंगी चीजें, वो ये चीज नहीं समझ पाएंगे, तो हम इसको समझेंगे, डोंट वरी, हम इसको समझेंगे। पहले हम ये सारी चीजें यहाँ पे समझते हैं। चलो यहाँ पे अब सुनना ध्यान से, अब बहुत ध्यान सुनना, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है या इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? पूछने की बात है। इतनी देर से मैम आपने समझाया, अब आप पूछ ही क्यों रहे हो? हमें पता है मैम, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मैम आप इतनी देर से बता रहे हो तो हम समझ गए कि P नॉट ऑफ A इज ग्रेटर देन P ऑफ S। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? अगर मुझे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर करना है, देखो ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है तुमको, ऐसे दिख रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है पहले, है ना, ऐसे। फिर मैंने बोला दोनों को बराबर करना है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसके वेपर प्रेशर को इसके बराबर ले आओ, एलिवेट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगा मैम? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल के। एक बार और, ये वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का, सबको पता है इसका कम है स्टार्टिंग में। मैंने बोला इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाओ, जब हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर आ जा रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना। तो जो इंक्रीज हुआ, जो आपने इसमें ज्यादा और हीट दे दो, और हीट दे दो ताकि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैं ग्राफ से भी इसको समझाऊंगी, ठीक है। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक ग्राफ से भी समझेंगे और उसके पहले आप फॉर्मूला से भी समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी होता है, एक ऐसा चेंज इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा मतलब चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और चाहो तो पहले इसको ग्राफ से समझो, पहले इसको ग्राफ समझो, फिर मैं ग्राफ रीड कर दूंगी बाद में, पहले ग्राफ से समझ लो। ये ग्राफ है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, टेम्परेचर रख देते हैं
और यहाँ पे हम वेपर प्रेशर रख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैम? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई चीज बॉइल होना शुरू करे या 1 atm के बराबर जब टेम्परेचर हो जाए, तो इसको मान लो 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 atm 1 बार, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैंने बोला सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ ऐसा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तुम हीट ज्यादा दे रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा था मैम? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, कम था, मतलब इसके नीचे बनेगा कहीं, ये सोल्यूशन का ग्राफ है, और एक पॉइंट पे बराबर भी तो हम ला रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे, तो बराबर हो गया था, है ना। दोनों ही जिस कंडीशन में 1 atm के बराबर आ गए वो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों ही 1 atm के जब बराबर आ गए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। यस मैम, ये मैंने बनाया, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैंने बनाया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये मैंने बनाया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। दोनों को जोड़ दो, आप मुझे अब एक आंसर दोगे तो बहुत ध्यान सुनना है ना। इसको जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इसको बोल दिया मैंने T of B, टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है और ये सोल्यूशन के लिए, और ये जो पॉइंट है मैंने बोला ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो यानी कि T नॉट ऑफ B इन द चैट बॉक्स। T ऑफ B बड़ा है ऑप्शन ए T नॉट ऑफ B से, ऑप्शन बी T नॉट ऑफ B बड़ा है T ऑफ B से, ऑप्शन सी दोनों बराबर है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द फॉलोइंग। बताओ क्या लगता है किसका टेम्परेचर ज्यादा है? ग्राफ देख लिया होगा तो तुरंत समझ जाओगे, ग्राफ देख लोगे तो तुरंत समझ जाओगे, इतना गंदा पिटोगे ना, छुट्टी छुट्टी लिख रहे हो। हाँ, मैं अभी अभी क्लास 11th के बच्चों को समझा के आई थी कि बेटा जो तुम्हारे सीनियर्स है ना, पिछले साल जो 11th में थे, वो भी शुरुआत में बहुत कहते थे छुट्टी छुट्टी, पर अब वो बड़े हो गए, तुम ये क्या कर रहे हो हरकतें? मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर में यार। कैसी हरकतें करते हो, कैसे सीनियर हो तुम लोग, ये कैसे सीनियर हो तुम कि जूनियर समझ रहे हैं सीनियर नहीं समझ रहे हैं? हाँ चलो भाई, बहुत सारे बच्चों ने ए बी सी डी लिख दिया है, ए बी बी, बहुत सारे आंसर्स आ गए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अरे अभी बताओ तुमको क्या बताया मैंने, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था, इसको बढ़ा रहे थे, याद नहीं, बराबर लाने के लिए इसको यहां ला रहे थे, और इतना नहीं भी दिमाग चला रहा था, तो यहाँ देखो ना, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है, ये आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर कम है, तो T ऑफ B इज ग्रेटर देन T नॉट ऑफ B, T ऑफ B इज ग्रेटर देन T नॉट ऑफ B, तो याद रखो T ऑफ B बड़ा है, ठीक है। पर मैम इससे क्या लेना देना था बताते हैं, ये डेल्टा TB ही बराबर होता है T ऑफ B माइनस T नॉट ऑफ B। इसको कई लोग T ऑफ 1 T ऑफ 2 लिखा रहता है, पर आपको ये सब नहीं समझना है, आप सिंपल बात याद रखना, डेल्टा TB है बेटा, दिस इज चेंज टेम्परेचर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर का हेरा फेरी, बदलाव हो रहा है, कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, तो जो चेंज आ रहा है इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस टेम्परेचर में। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमेशा याद रखना, ग्राफ अगर आपने याद कर लिया तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप बढ़ा रहे हो बराबर करने के लिए, ठीक है, तो उसमें से माइनस कर देना, ये तो चेंज आ जाएगा, ये होता है डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के डिफरेंस से निकल के आएगा कि तुमने, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, लेट्स से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री पे, पहले वो बॉइल हो रहा था, अब तुम इसको बराबर करो, बढ़ा दिया तुमने 104 कर दिया, तो 4 डिग्री का डिफरेंस जो है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 डिग्री बढ़ाने पे ये कहानी आ रही है, तो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की दूसरी कहानी सुनो, डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम पे, विच इज मोलालिटी। मोलालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यस मैम, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बड़ी मजेदार है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है केबी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। इसका क्या मतलब है मैम? डेल्टा टीबी का मतलब सब लोग समझ गए, डेल्टा टीबी मतलब मैम ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। एम मतलब मोलालिटी,
केबी को आप बेटा बोलते हो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है विच इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट भी देख लो, यूनिट भी देख लो। केबी की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये केबी की यूनिट होती है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर सकता है ना, सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करता है। मैम ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कैसे पता हुआ? क्योंकि बेटा ये मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलो मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज नहीं पढ़ाऊंगी, पर ये पढ़ लो 5 मिनट और, ठीक है, 5 मिनट बस ये और पढ़ लो, 5-10 मिनट ये और पढ़ लो। मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे हम, पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से सुनो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बीच में नहीं छोड़ सकते बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रख देना। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम और डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से माइनस कर रहे हो सॉल्वेंट का, दिमाग में रखना, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जस्ट ऑपोजिट होता है। खैर मैं आपको याद करवा दूंगी, बट फिर भी दिमाग में रखना, ठीक है। चलो यही चीज यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 डिग्री है ना, अब 100 डिग्री में आपने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया लेट्स से, ठीक है। पहले 100 डिग्री था, है ना, ये देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोनों बराबर हो जाते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोनों बराबर हो जाते हैं, 1 atm पे दोनों बराबर हो रहे थे ना। ऊपर साइड वेपर प्रेशर हमने लिख दिया है और नीचे हमने टेम्परेचर लिख दिया है, दोनों को हीट किया। यस मैम, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, इसमें दोनों चीजें हैं। तो हमें इसके वेपर प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स से अगर 100 डिग्री था तो 100 डिग्री में कुछ ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी, और यही डेल्टा टीवी होता है वेपर प्रेशर किसका, चेंज इन वेपर प्रेशर, मतलब जो भी सोल्यूशन में आपने बढ़ाया है माइनस जो भी सॉल्वेंट में था, ठीक है। तो हायर देन प्योर सॉल्वेंट, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप इसको बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो अब ज्यादा टेम्परेचर पे ये चीज बॉईल होना शुरू होगी। पानी ऑलरेडी 100 डिग्री पे हो रहा है, एग डाल दिया तो एग के साथ नमक डालना पड़ गया ताकि वो जो सोल्यूशन बने उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए। अब 104 डिग्री पे बॉईल होगा, फटाफट एग बॉईल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टीवी 0 से बड़ा होना चाहिए, बॉइलिंग इन एलिवेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। यस मैम, आई होप ये वाला पॉइंट आप सब समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफ भी है जो मैंने आपको बना के दिखा दिया है वैसे, है ना, ये रहा ग्राफ जो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया है, ठीक है। ये देखो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm पे दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक, दोनों को ज्वाइन कर दिया नीचे टेम्परेचर से, नीचे हम टेम्परेचर ले रहे थे, ऊपर हम वेपर प्रेशर ले रहे थे, तो यहाँ पे टीबी आया, यहाँ पे टी नॉट ऑफ बी आया, टीबी बड़ा है टी नॉट ऑफ बी से, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी, है ना, और यहीं से डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। केबी का नाम क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मैम क्या एप्लीकेशन है, कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? बेटा एक क्वेश्चन लगा के जाना प्लीज, छुट्टी छुट्टी मत करो यार, एक क्वेश्चन लगा के जाना प्लीज, फिर मैं तुमको बता दूंगी कि मैंने कल क्यों छुट्टी ली थी, ठीक है। रुक जाओ, पिट जाओगे तुम लोग, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है, क्यों छुट्टी छुट्टी कर रहे हो? अरे यार 9:05 हो रहा है, 5 मिनट 10, 9:15 पे छुट्टी कर देंगे, 9:15 पे छुट्टी कर देंगे, ठीक है। सुनो क्या एप्लीकेशन है, इनहांसिंग कुकिंग टेम्परेचर्स, सॉल्टिंग वाटर, कुछ भी आप बना रहे हो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्रिएटिंग ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज कूलेंट्स वगैरह में भी ये काम आता है, ठीक है। मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइजेशन वगैरह में काम आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही वाला एप्लीकेशन होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में ये काम आता है, देखो सेम मैंने बताया, प्रेशर कुकर में भी ये सेम कहानी होती है ना। तो आप पानी नमक वमक डाल देते हो वही राजमा जो बनाने के लिए, तो टू रेज द कुकिंग टेम्परेचर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, या बोल लो एप्लीकेशन हो गया। तो जल्दी एग बॉईल हो सकता है, या कोई भी कुकिंग चीज जल्दी बॉईल हो सकती है। इसका करते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन, देन वील एंड द सेशन। 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है 1 किलोग्राम पानी में, कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, तो डेल्टा टीवी कैलकुलेट करना है, या फिर ऑप्शन ए बताओ क्या कैलकुलेट करना है, या फिर टीबी कैलकुलेट करना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टी नॉट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, ऑप्शन डी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है। बताओ क्या कैलकुलेट करना है, बताओ बताओ। आज पिटोगे, आज पिटोगे गलत आंसर दिया तो, आज पिट जाओगे अगर गलत आंसर दिया तो।
बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। पिछली स्लाइड एक बार प्लीज। ओके साक्षी, 1 मिनट रुको, पिछली स्लाइड पे आते हैं। पहले इसका आंसर बताओ, ए बी सी और डी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन भले ही तुम सही कर दो, अगर कोई बच्चा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में से किसी में भी कंफ्यूज होता है ना, तो सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पे कर रहा होता है। उसे पता ही नहीं होता किसके बारे में पूछ रहा है, क्या गिवन है, कौन सा टेम्परेचर। वो डेल्टा टीबी, टीबी और टी नॉट ऑफ बी, या डेल्टा टीएफ, टी नॉट ऑफ एफ, या टीएफ, जो अभी आगे बढ़ोगे, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। पर आपको नहीं होना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चों ने हमें करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड किसी को देखनी है देख लो, फटाफट से देख लो, तो फिर हम आगे बढ़ जाए। तब तक मैं समझा देती हूँ उसमें टीबी क्यों लिखा था। भाई टीबी क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो बोल रहा था कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये था टीबी। अगर उसने चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बोला होता तो आप डेल्टा टीबी निकालते, और अगर उसने बोला होता कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट का नाम लिख दिया होता, वाटर वाटर या कुछ भी, तो आप टी नॉट ऑफ बी निकालते। तो याद रखो उसने टीबी के बारे में बोलता। आई होप सो ये स्लाइड हो गई होगी जिसने भी बोला था देखने को। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, टीबी निकालना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले डेल्टा टीबी आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी टीबी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, गिवन मास है, ग्लूकोज का मास है, ग्लूकोज 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास मैं लिख दूं, यहीं पे लिख दे, 180 निकल के आता है, चेक कर लेना। C6H12O6, कार्बन होता है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 72 प्लस 12 96 है ना। तो 10 17 18 180, 180 निकल के आ रहा होता है, निकाल लेना 180 ग्राम। ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। फिर क्या गिवन है, केबी गिवन है, ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन है 0.52, यूनिट बता दी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, चलो भाई कैलकुलेट कर लो फटाफट से, कैलकुलेट कर लो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा है भाई देखने में, तो कैसे करोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, है ना। यस मैम, निकालना क्या था, अच्छा टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी नहीं टीबी निकालना है। तो पहले डेल्टा टीबी निकाल लो, क्योंकि टीबी निकलता है ऐसे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे टीबी इज इक्वल्स टू, इसको एक साइड ले आओ, डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट ऑफ बी, है ना, ये फॉर्मूला है। टीबी हमें निकालना है, तो डेल्टा टीबी निकाल लो। बेटा टी नॉट ऑफ बी गिवन नहीं है, पर कोई भी मुझे बता सकता है क्या होगा या क्या करेंगे, डेल टी नॉट ऑफ बी का बताना। केबी कितनी वैल्यू है, केबी ऑलरेडी गिवन है 0.52 इंटू मोलालिटी क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 18 है, मोलर मास 180 है, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी 1 किलोग्राम के टर्म्स में, तो 1। ठीक है, तो आ जाएगा 0.52 इंटू 18 अपॉन 180, ये 10 टाइम्स जाएगा, 2 0 लगेगा, कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 0.052, ये कुछ आ रहा होगा। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने हमें करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। टी नॉट ऑफ बी जो बेटा है वो होता क्या, सोचो मैम, वेपर प्रेशर ऑफ, नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पानी। पानी कब बॉइल होता है, 100 डिग्री पे। तो नहीं भी गिवन है तब भी याद रखना, यहाँ पे टी नॉट ऑफ बी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, या जिसको आप बोल सकते हो 373 केल्विन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखना, जो डेल्टा टीबी होता है वो चाहे आप केल्विन में लो, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसे कभी कन्वर्ट मत करना, ये नहीं कि डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। सेम आपको मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बोलूंगी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केल्विन में निकाल रहे हो कि आप डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हो, वो जिसमें भी गिवन है उसमें निकाल देना, कभी चेंज मत करना कि यार डिग्री सेल्सियस नहीं रखना है, केल्विन रखना है, केल्विन नहीं डिग्री सेल्सियस, को आप किसी में भी निकाल सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैम फर्क पड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि वो चेंज की बात कर रहा होता है,
वो बात कर रहा होता है चेंज की। तो 10 डिग्री का चेंज आ रहा है ना, या 100 केल्विन का चेंज आ रहा है, 110 केल्विन का चेंज आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? किसे किसे ये बात समझ में आ गई कि आप उसे चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डेल्टा की बात कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेल्टा, ठीक है, मैं ये बात डेल्टा की कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देख लो किसमें गिवन है उसी में निकाल लो। जैसे अभी मुझे केल्विन में दिख रहा है, तो मान लो ये जो हमने निकाला ये केल्विन में, तो ये केल्विन में मान लो, और उठा के यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू रख दो उठा के, तो क्या आ जाएगा देखो। तो यहाँ से टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी आपने निकाला 0.052 प्लस ये आया था 373। अभी केल्विन में है तो दोनों को केल्विन में रख दो, डिग्री में होता तो दोनों डिग्री सेल्सियस में रख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड कुछ होता तो मैं डेल्टा टीबी को यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख देती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो जगह 373, तो आंसर आ जाएगा टीबी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 373.052 केल्विन। बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? कितने लोगों को, कितने प्रतिशत बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, किसे किसे क्लियर है? स्लो मोड ऑन हो गया मतलब? पहले बताओ किसे किसे क्लियर है? स्लो मोड मतलब स्लो हो गया क्या वीडियो? आया समझ में? पक्का समझ में आया? अच्छे से आया? एक बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन का भी आपका सेम ही होमवर्क है कि मेक श्योर आप रिवाइज करके आओ 20 मिनट्स। और बेटा मैं एक बात बोलूं, तुम फिर यही बोलोगे मैम बहुत फास्ट हो रहा है, धीरे करो, अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे, क्योंकि फिर सब कुछ सेम रहेगा। सेम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को उठा के मैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट समझा दूंगी, ठीक है। तो समझ में तभी आएगा जब आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो आज आपने पढ़ा है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा है, जो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, या जो आपने पिछले क्लास में वेपर प्रेशर पढ़ा था। क्योंकि अब आपकी क्लास है फ्राइडे को सीधा, है ना, अब हम फ्राइडे को मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे तो मेरी क्लास होती नहीं है ना, तो मेरी क्लास आपके में फ्राइडे को है अब सीधा। तो फ्राइडे में टाइम है, तो टाइम है, 2 दिन का टाइम है, तो भूल जाओगे, रिवाइज करे बिना मत आना। और रिवाइज कब करना है? कुछ नहीं, बस क्लास में आने के 15-20 मिनट पहले कर लेना, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले 15 से 20 मिनट, बस एक क्लास जो भी शुरू होने वाली होती है उसके पहले 15 से 20 मिनट रिवाइज करके ही आना। तो एक बार रिवीजन कर लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हमने 2 टॉपिक्स निपटा दिए अपने, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना। कल छुट्टी नहीं है यार, मेरी क्लास ही नहीं होती, टाइम टेबल नहीं पता तुम्हें? मेरी क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे होती है ना, वेडनेसडे थर्सडे क्लास नहीं होती। तो अब सीधा फ्राइडे को मिलना है मुझे आपसे, ठीक है। सो छुट्टी क्यों की? अच्छा मैंने उस दिन छुट्टी क्यों की थी यार? वो मैं अपने लिए टिकट्स कर रही थी लखनऊ के लिए, ठीक है, मुझे यहाँ वापस आना था, तो वो मैंने क्या कर दिया था ना, वो मैंने ना रात के 11 बजे की जगह दिन के 11 बजे की कर दी थी। तो फिर उससे क्या हो गया था ना कि वो फिर मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया, मैंने बोला यार वो एक्चुअली टिकट्स नहीं मिल रही थी तो मैंने दिन के 11 बजे की कर दी। बट द रीजन वॉज वो मुझे रात की टिकट करनी थी कि मैं रात भर ट्रैवल करके मस्त आ जाऊंगी, दूसरे दिन क्लास ले लूंगी। मैंने सुबह की 11 बजे की कर दी। See you all in the next class guys. On that note, with the embarrassing face, I am going to end this class. किसी को बताना नहीं बेटा, टॉप सीक्रेट रखना, ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारी क्लास कैंसिल करी तुमको बिना बताए, तो तुमको बता दिया उसका रीजन। बट मेक श्योर ये बात आप किसी और को बात मत बताओ आगे, है ना। ये कोई जय हो नहीं मूवी चल रही है कि आगे चल के 3 लोगों को और बताओ, फिर उनके 3 लोगों को और बताओ, फिर उनसे बोलो वो 3 लोगों को और बताएं। बेटा कोई चेन मत बनाना, वरना उसी चेन को तोड़ के तुमको पीटूंगी, ठीक है। With that, we are ending the session. Make sure you revise the session before coming to the next class. खत्म, टाटा, बाय बाय। और टिकट्स करने से पहले हमेशा देख ले, AM लिखा है, PM लिखा है, 23 लिखा है, 11 लिखा है, जो भी लिखा है उसको पढ़ ले। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। See you all in the next class. See you all in the next class. Bye bye, take care, keep studying, keep learning. मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ के